सेक्शन ए में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पेपर हमने वही लिया है, MAEC 507 सब्जेक्ट है, 2023 जून प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 ये पूछा गया है, डिस्क्राइब MNCs। ठीक है, कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, कॉर्पोरेशन क्या होती है, और व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ सच एमएनसीज इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और क्या कारण है कि ये जो एमएनसीज है आपकी ऑपरेट करती है जो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहां। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग जान लेंगे एमएनसीज का। इन सिंपल वर्ड्स, एन एमएनसी इज अ कंपनी हुज हेड ऑफिस इज इन वन कंट्री, जो उसकी होम कंट्री होती है, और उसकी जो ऑपरेट वो होती है अदर कंट्रीज में, जो उसकी होस्ट कंट्रीज होती है। ठीक है, तो देखो मल्टीनेशनल कंपनी आपकी वो कंपनी होती है जिनका हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है जो उनकी होम कंट्री होती है, बट इनकी ब्रांचेस वगैरह या जो इनकी सब्सिडरीज वगैरह है वो आपको और भी बहुत सारी कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगी, जो क्या होगी इनकी होस्ट कंट्रीज होगी। तो आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो लार्ज कंपनीज होती है जो अपना ये मतलब जो ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जैसे बिजनेस वगैरह को, मतलब बहुत ये मतलब 2 या 2 से अधिक देशों में। ठीक है, कि भाई अपने मतलब जो उनकी होम कंट्री है वहां तो उनका हेड ऑफिस होगा, बाकी उनकी बहुत जगह ब्रांचेस होती है और कंट्रीज में जो उनकी क्या होती है, होस्ट कंट्रीज होती है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके मीनिंग का। मैं एग्जांपल भी लिख देती हूँ, जैसे आपकी जो कोका कोला है वो भी आपकी एक एमएनसी से। ठीक है, तो मतलब यूएसए की कंपनी है। ठीक है, बट ये ऑपरेट होती है आपकी बहुत सारी कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया में भी है। ठीक है, इसी तरीके से आपका सैमसंग है, ये आपकी मल्टीनेशनल कंपनी होगी, या नेस्ले है। ठीक है, तो ये आपकी मल्टीनेशनल कंपनी का मीनिंग हो गया। अब हम देख लेते हैं इसमें कि क्या रीजंस है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी आपकी ऑपरेट होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तो देखो, जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो आपकी इन्वेस्ट ऑपरेट करती है अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे आपका इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्यों इन रीजंस के कारण। ठीक है, तो ये रीजंस आप उसमें भी लिख सकते हैं, किसमें, अंडर डेवलप कंट्रीज में भी, और इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि क्यों वो ऑपरेट होती है आपके अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में। तो पहला तो फर्स्ट ये है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। ठीक है, कि भाई उनको बहुत आसानी से सस्ते दरों पे चीप जो है लेबर मिल जाते हैं, क्योंकि जो आपके वेजेस और लेबर कॉस्ट होते हैं वो कम होते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज में। अगर हम डेवलप नेशंस की बात करें उनके कंपैरिजन में, तो उससे क्या होगा कि भाई उनका एमएनसीज अगर यहाँ ऑपरेट होंगी तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, देखो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज आपकी क्या बोलते हैं, या अंडर डेवलप कंट्रीज, उनके पास अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लाइक मिनरल्स, ऑयल, कॉटन, टी। ठीक है, तो एमएनसी जो होती है स्टेब्लिश होती है ऐसे जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स है उसके आसपास। ठीक है, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाए, और वो इन रॉ मटेरियल्स को उनको आसानी से मिल रहे हैं तो इनको यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो एंड डेवलप कर सके। ठीक है, तो पहले हमने कहा कि उनको सस्ते दरों पे लेबर मिल जाते, रॉ मटेरियल्स के कारण वो यहाँ ऑपरेट करते हैं। फिर लार्ज मार्केट पोटेंशियल, वही इस कंट्री में आपका अच्छा खासा पॉपुलेशन होता है, इसका मतलब उनके पास एक बड़ा बाजार है अपने गुड सर्विसेज को बेचने के लिए। ठीक है, तो इसलिए फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो, जो गवर्नमेंट होती है अंडर डेवलप कंट्रीज की वो ऑफ्टन इनको मतलब फेवरेबल पॉलिसीज इनके लिए बनाती है, अगर कोई एमएनसीज वगैरह उनके यहाँ ऑपरेट करती है, लाइक इनको टैक्स में बेनिफिट्स दे दिया। ठीक है, एमएनसीज को जैसे आपका टैक्स में बेनिफिट्स दे दिया, जैसे सब्सिडीज वगैरह, इजी रूल्स वगैरह इनके लिए बना दिया ताकि वो अट्रैक्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसलिए एमएनसीज को भी इजी लगता है यहाँ इजीली अपना सेटअप करना और ऑपरेट करना बिजनेस, कहाँ पर, ऐसे आपका अंडर डेवलप कंट्रीज में। फिफ्थ पॉइंट है आपका लेस कंपटीशन। बहुत सारी जो आपकी अंडर डेवलप
कंट्रीज होती है वहां पर क्या होता है कि जो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज होती है वो स्मॉल होती है और लेस एडवांस होती है। तो एमएनसीज अगर यहाँ ऑपरेट करेंगे तो उनको पता है कि भी हमारे लिए जो कंपटीशन है वो लेस है, क्योंकि हमारा कंपटीशन किससे है, ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्री से जो इतनी एडवांस भी नहीं है। तो आप वो इजिली डोमिनेट कर सकते हैं मार्केट को और अपने लिए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो एक रीजन उनका ये भी है। तो देखो 5 पॉइंट में तो हमने यही पढ़ा कि यहाँ पर लेबर सस्ते मिल जाते हैं। तो 5 पॉइंट में मैं आपके साथ यही डिस्कस कर रही थी कि रीजन कि क्यों एमएनसीज यहाँ ऑपरेट करती है अंडर डेवलप कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में। एक तो लेबर सस्ते मिल जाते हैं, आसानी से रॉ मटेरियल, मार्केट पोटेंशियल बड़ा है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंपटीशन कम रहती है। सिक्स्थ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हाई प्रॉफिट। एमएनसीज क्या बोलते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ऑपरेट करती है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी में, बैंकिंग में, जहाँ पर रिटर्न हाई है, क्योंकि कॉस्ट कम है, वहाँ पर डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए भी वो ऑपरेट करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एट लो कॉस्ट। अब अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या होगा कि उनको जैसे अपनी फैक्ट्रीज वगैरह खोलनी है या ऑफिसेस वगैरह, वहां उनको जमीनें सस्ते उस पे मिल जाती है। डेवलप वन में तो क्या होगा, महंगी मिलेंगी डेवलप कंट्रीज में, तो वहां पर सस्ते उसमें उनको लैंड मिल जाता है अपनी फैक्ट्रीज ऑफिस खोलने के लिए। तो ये भी रीजन है कि वो वहां पर अपना एमएनसीज ऑपरेट करती है अंडर डेवलप कंट्रीज में, ताकि उनको सस्ते में जमीनें मिल जाओ जिसपे वो क्या बोलते हैं अपनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स को इजिली एस्टेब्लिश कर सके। फ्यूअर इन्वायरमेंटल एंड लेबर रेगुलेशंस। अब जैसे आपकी डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज होती है, उनके जो लॉस होते हैं किससे रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड या वर्कर सेफ्टी से रिलेटेड, वो कैसे होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज। तो इसलिए भी वो वहां पर ऑपरेट करती है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन जो है लीगल वो काफी मतलब लेस होती है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अंडर डेवलप कंट्रीज प्रोवाइड, तो क्या होता है अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या बोलते हैं, जो आपकी एमएनसीज होती है उनके पास काफी अच्छा स्कोप रहता है एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी। ठीक है, तो अंडर डेवलप कंट्रीज आपकी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है किसको, एमएनसीज को, क्योंकि बहुत सारे उनके सेक्टर्स ऐसे रहते हैं जो अभी स्टिल। तो लास्ट 9 पॉइंट है कि उनके पास अच्छा स्कोप रहता है एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो स्टिल ग्रो कर रहे होते हैं। तो एमएनसी जो है एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को, एंटर कर सकते हैं नए इंडस्ट्रीज या नए रीजन में बिफोर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर से पहले वो एंटर कर सकते हैं। तो ये आपका एमएनसीज का मीनिंग है। ठीक है, और ये उसका रीजन है कि क्यों वो ऑपरेट होते हैं आपके अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग नेशंस में। लास्ट में आप 2-3 लाइन का कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि एमएनसी इसलिए होते कि भी अंडर डेवलप कंट्रीज में ऑपरेट या इसलिए आते क्योंकि भी वहाँ लेबर लैंड उनको सस्ते में मिल रहा है, रॉ मटेरियल्स भी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, वहाँ बिग मार्केट होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फ्रेंडली होती है। तो ये सब रीजन है जिसके कारण वो वहाँ ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ आपको 19 मार्क्स में ये पूछा गया था, डिस्क्राइब द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। ठीक है, तो हमें इसमें जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है 2006 का, जिसको हम फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, उसको हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि एक्ट किस चीज के बारे में। The Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 was passed by the Government of India to promote, develop and enhance the competitiveness of micro, small and medium enterprises. It came into effect on 2 अक्टूबर 2006। ठीक है, तो देखो जो आपका ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट था, ये आपका 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था। इसका मेन एम यही था कि जो आपके माइक्रो जैसे बहुत छोटे या उससे छोटे या जो मीडियम एंटरप्राइज होते हैं उनको प्रमोट करना, उनके डेवलपमेंट में ध्यान देना, ताकि उनकी कम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ सके। ये आपका 2 अक्टूबर 2006 में आया था।
तो एमएसबी डेवलपमेंट एक्ट का जो आपका मीनिंग इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है। अब मीनिंग ऑफ एमएसबी इसमें ये है कि देखो जिस एक्ट है इसने आपके जो एंटरप्राइज है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और सेकंड आपका सर्विस एंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में वो आ जाएंगे जो गुड्स के प्रोडक्शन में इंगेज है, और सर्विस एंटरप्राइज में वो आ जाएंगे जो आपका सर्विस वगैरह रेंडर करते हैं। ठीक है, तो इसने दो तरीके से एमएसएमई को डिवाइड किया था, एक मैन्युफैक्चर और दूसरे सर्विस वाली में। अब आप क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आपका एमएसएमईएस का। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। ठीक है, जो आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, उसके अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं। तो तीन तरीके से, एक है आपकी माइक्रो, सेकंड स्मॉल और थर्ड है मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, देखो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में अप टू 1 करोड़ है और जहाँ का एनुअल टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक का है तो वो आपके माइक्रो में आ जाएंगे। स्मॉल में वहीं पर जिनका इन्वेस्टमेंट आपकी जो प्लांट मशीनरी वगैरह है, तो अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में अप टू 10 करोड़ है, ठीक है, और उसमें मतलब जो एनुअल टर्नओवर है 50 करोड़ का, तो वो आपका आ जाएगा स्मॉल एंटरप्राइज पे। देन मीडियम में आ जाते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ है और रिटर्न में कितना आ रहा है आपका टर्नओवर 250 करोड़, तो वो आपका मीडियम में आ जाएगा। ये एक बार इसमें रिपीट हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन उसको तीन तरीके से किया, माइक्रो स्मॉल मीडियम। जहां पर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में अप टू 1 करोड़ है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ है, वो आपका माइक्रो एंटरप्राइज में आ जाएगा। देन स्मॉल में वो कि इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में 10 करोड़, एनुअल टर्नओवर 50 करोड़, वो आपका आ जाएगा स्मॉल में। मीडियम में वहीं पर जहां पर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक है और एनुअल टर्नओवर कितना है 250 करोड़। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा मीडियम में। पहले क्या होता था, जैसे हम इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते थे क्लासिफिकेशन करने के लिए, बट 2020 के बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर दोनों को यूज किया जाता है। अब इस ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये आपका एक्ट है 2006 का, किसके बारे में, एमएसएमई का जो है आपका ये एक्ट है। तो यही है कि टू फैसिलिटेट द प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। ठीक है, कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उनके प्रमोशन को, ग्रोथ को, मतलब हेल्प करना उनको। ठीक है, ऐसे एंटरप्राइज की जो कम्पिटिटिवनेस है कि अच्छे से औरों से कम्पीट कर सके, उसको इम्प्रूव करना। टू क्रिएट लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड सपोर्टिंग एमएसएमई। ठीक है, अच्छा क्रेडिट फ्लो हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ये सब इसके उद्देश्य में है। फिर इसका एक उद्देश्य ये भी कि एक सिंगल डेफिनेशन और रजिस्टर सिस्टम प्रोवाइड करना, किसके लिए, एमएसएमई के लिए, ऑल ओवर इंडिया। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स में है। अब कुछ की प्रोविजंस इस एक्ट के, ये डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, तो उसमें यही है कि उन्होंने हमें क्लियर डेफिनेशन दी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की। ठीक है, कि माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है। एडवाइजरी कमेटीज, इन्होंने फॉर्मेशन किया नेशनल बोर्ड, किसके लिए, आपका एमएसएमई के लिए, जो एडवाइस कर सके गवर्नमेंट को पॉलिसीज पे। डिले पेमेंट टू एमएसएमई, तो जो बायर है उनको क्या बोलते हैं, विद इन 45 डेज पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, देखो इसमें यही है कि जो बैंक्स है उनको डायरेक्शंस दी गई कि भैया आप जब मतलब प्रायोरिटी में रखिए किसको, आप जब फाइनेंशियल या क्रेडिट फ्लो या लैंडिंग करते हैं किसको, आपको एमएसएमई में, ताकि उनको अच्छा खासा क्रेडिट और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इसमें एक 5.8 ये भी लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें यही है कि जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इनको सपोर्ट किस चीज में, जैसे मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड में। अब जब हम इस
का मीनिंग जान चुके हैं कि क्या है आपका एमएसएमई, ठीक है। क्लासिफिकेशन जान चुके हैं, उसके की प्रोविजन, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस भी इसका चाहे तो आप यहाँ से देख लीजिए, अदरवाइज मैंने एक अलग से भी बता रखी कि इम्पोर्टेंस क्या है इस डेवलपमेंट एक्ट 2006 का। तो पहला इसमें पहला इम्पोर्टेंस जो है वो है प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये एक्ट इंक्रेज करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का, किस कहाँ, हमारी कंट्री इंडिया में, ठीक है। तो ये जो आपका एक्ट है ये इंक्रेज करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन इंडिया। सेकंड, लीगल रिकग्निशन। इस एक्ट ने प्रोवाइड किया एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क और ऑफिशियल रिकग्निशन किनके लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, फर्स्ट टाइम इंडिया में, ठीक है। जब ये एक्ट आया तो उसने उसको लीगल रिकग्निशन भी दी। थर्ड, इसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन को भी उनका इजी बनाया। थ्रू दी उद्यम रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वो इजीली ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और मतलब जो गवर्नमेंट से बेनिफिट उसका आसानी से पा सकते हैं क्विकली। फोर्थ है एक्सेस टू फाइनेंस। It ensured that bank, financial institution provide priority lending to MSME to meet their financial needs, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सेस में भी उनको जो है आसानी हुई, ठीक है, कि उनको इजीली फाइनेंस मिल जाए बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिले पेमेंट्स। द एक्ट मेक इट मैंडेटरी फॉर बायर, कि उनको क्या बोलते हैं, एमएसएमई को 45 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि प्रोटेक्ट कर सके स्मॉल बिजनेसेस को, किससे, फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये पॉइंट हम ऑलमोस्ट ऊपर हमने जो है पढ़े हैं यहाँ पर, जो इसके प्रोविजन है उसमें भी पढ़ रखी है पॉइंट, ठीक है। इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप। इट सपोर्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, न्यू बिजनेस क्रिएशन, हेल्पिंग इन जॉब क्रिएशन, ठीक है। स्पेशली कहाँ, जहाँ पर आपके रूरल एरियाज होते हैं वहां पर। ये स्पेशली की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो कहीं ना ESPECIALLY है। इसने कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को भी इंक्रीज किया है, स्पेशली रूरल एरियाज में। सेवंथ है आपका इसमें टेक्नोलॉजी एंड स्किल अपग्रेडेशन। The act promotes modernization, innovation and training to improve the productivity and competitiveness of MSMEs, ठीक है। तो ये एक्ट जो है इसने टेक्नोलॉजी और स्किल अपग्रेडेशन पे भी फोकस किया। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बाय इंक्रीजिंग स्मॉल इंडस्ट्री इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, ये एक्ट हेल्प करता है कि जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको रिड्यूस करने में। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इसमें यही है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम, सब्सिडी, इंसेंटिव का भी काफी फायदा होता है, किसको, आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। तो गवर्नमेंट से भी इनको पूरा सपोर्ट मिलता है सब्सिडी के रूप में, इंसेंटिव्स के रूप में। कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट जब आया तो इसने स्ट्रेंथन, मजबूत किया आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली हमारी इंडिया की जीडीपी में, एक्सपोर्ट में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है इस एक्ट के, ठीक है। यहाँ पर भी हमने जाना इस तरीके से, ठीक है। एट लास्ट आप चाहे तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जो आपका एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आपके स्मॉल मीडियम बिजनेस को एम्पावर किया, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी, जिसने बूस्ट करी इंडिया में ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपका कोर्स जल्दी से जल्दी पूरा करा सकूं।